हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? पॉलिटी के हम रिवीजन कर रहे हैं, पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस थोड़ा मेरी आपसे यही अपील है कि भाई थोड़ा लाइक वाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, थोड़ा हमारा भी मनोबल बना रहे, ठीक है? तो अगर दोस्तों बात कर रहे थे वरीयत क्रम, हालाँकि हमने लास्ट वीडियो में दोस्तों देख लिया है, लेकिन हम देख लेते हैं और है नी? तो वरीयत क्रम दोस्तों राष्ट्रपति सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उससे नीचे अगर बात करते हैं पद की बात है दोस्तों, है नी? उससे नीचे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल और उसके बाद दोस्तों आते हैं जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, जैसे कि जो रिटायर हो जाते हैं वो। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और भूतपूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं वो, फिर उसके बाद आते हैं राज्यपाल। जो भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री आते हैं दोस्तों, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? तो ये एक वरीयता क्रम होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बाद क्या भूतपूर्व के बाद उप प्रधानमंत्री और उसके बाद दोस्तों आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के बाद आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है? जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं, आप लोगों ने संसद में सुना होगा, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी दोस्तों कौन होता है? आपको मैंने कल बताया था, मंत्रिमंडल सचिव। देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है दोस्तों ये। और देखो दोस्तों, अब पार्ट बात करते हैं नागरिकता पार्ट 2 की, भाग 2। तो नागरिकता शुरू होता है आज दोस्तों हमारा। तो ब्रिटेन से ली गई नागरिकता, कहां से ली गई? ब्रिटेन से। तो एकल नागरिकता है दोस्तों हमारे देश की, ऐसी नागरिकता एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका की दोहरी नागरिकता वहां केंद्र के लिए अलग और दोस्तों राज्य के लिए अलग दोहरी नागरिकता वहां पे लेनी पड़ती है, जबकि हमारे देश में ऐसा है नहीं, हमारे देश में भी नहीं है, ब्रिटेन में भी नहीं है, नहीं? तो एकल नागरिकता है दोस्तों। तो नागरिकता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत आती है नागरिकता और भाग 2 में आता है। किसमें आती है दोस्तों? भाग 2 में। अब हम इसमें दोस्तों देखेंगे कि कैसे नागरिकता ले सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान दोस्तों कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पहले पूछता था, अब इतने पूछता नहीं, लेकिन पूछ ले क्या पता, तो इसलिए मैंने डाल दिया है नहीं। अनुच्छेद डैश में यह स्पष्ट किया गया है, मतलब कौन से अनुच्छेद में दोस्तों स्पष्ट किया गया कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति है। अगर आपसे दोस्तों पूछे कि किसको नागरिकता के ऊपर विधि बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है, तो किसकी है दोस्तों? संसद की। किसकी है? संसद की। तो क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बन गया। और दूसरा दोस्तों कौन से आर्टिकल के अनुसार दी गई है? तो आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनुच्छेद 11 के अनुसार दोस्तों संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की शक्ति दोस्तों दी गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 एक दोस्तों अधिनियम आया था। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपलब्ध है। तो दोस्तों नागरिकता के बारे में जो मतलब हम अर्जन मतलब कैसे ग्रहण कर सकते हैं नागरिकता और कैसे खत्म हो सकती है आपकी नागरिकता, उसके बारे में दोस्तों प्रावधान है कौन से अधिनियम में? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोस्तों आता है। बात समझ में आई नहीं? भारत के नागरिकता प्राप्त करने की 5 प्रकार से दोस्तों भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे हो सकती है 5 प्रकार से? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि भाग के अर्जन से, है नी? मतलब आपका जन्म भारत में हुआ हो, वंश से, इसमें भी कंडीशंस है, ठीक है? आपने पॉलिटी पढ़ा होगा कि कंडीशंस होंगी, ये नहीं कि कोई विदेश महिला यहाँ पे आए और यहाँ बच्चों जन्म देते उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है? वंश के आधार पर आपका वंश यहाँ होना चाहिए, बेशक आप बेशक पैदा हुए हो विदेश में, ठीक है? आपके जैसे माँ बाप विदेश में रह रहे हैं, आपका जन्म हो गया विदेश में, ठीक है? लेकिन आपके दादा दादी जो आपका वंश था वो कहाँ का है? मैन, वो इंडिया का है, तो उसको दोस्तों नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण से दोस्तों नागरिकता ले सकते हैं, या देशीयकरण से भी आप नागरिकता ले सकते हैं। भूभाग के अर्जन से किसी का अगर सपोज कीजिए कि कोई देश है और उसके कुछ भाग है वो भारत के अंदर आ जाए, वो ले ले, वो कह दे कि भाई साहब आप ले लो, क्योंकि भारत छीनता विनता तो है नहीं, ठीक है? आराम से प्यार से बात हो सकती है, जैसे कि चीन के साथ कुछ समझौता हो जाए कि भाई ये वाला हिस्सा ना आप ले लो और ये हिस्सा हमें दे दो, ऐसा ही कर सकता है चीन तो। हालांकि देगा नहीं वो, लेकिन अगर मिल जाए, अर्जित हो जाए दोस्तों, तो उसको नागरिकता भी दोस्तों मिल सकती है। बात समझ में आई नहीं? भारत की नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। मतलब दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। नागरिकता त्यागने पर आप नागरिकता अपनी खुद त्याग दो, भाई साहब मैं यहाँ की नागरिकता त्याग रहा हूँ, मैं भारत की नागरिकता त्याग रहा हूं, तो आप की नागरिकता दोस्तों खत्म हो जाएगी। नागरिकता से वंचित किए जाने पर, नागरिकता से आपको वंचित किया गया या समाप्त कर दिया, जैसे कि सपोज कीजिए आपने देश के खिलाफ कुछ काम कर दिया, उल्टा सीधा काम कर दिया, आतंकवाद के साथ आपकी मेल मिलाप हो गया, या देश को कमजोर करने के लिए कुछ ऐसा आपने काम कर दिया, तो ये सब
चीजों को देखने के बाद आपकी नागरिकता दोस्तों खत्म कर दी जाएगी कि भाई साहब अब तो खाने खराब हो देश के लिए, ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, अगर दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की दोस्तों बात करते हैं तो क्या है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कब हुआ था? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था तो 10 जनवरी 2020, तो 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों लागू हुआ था। बात समझ में आई नहीं? यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, तो किसके लिए था? जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था वो लागू कब हुआ था? 10 जनवरी 2020 को। और यह अधिनियम किसके? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है, ठीक है। जो अवैध तरीके से जो भारत में प्रवेश करे थे, मतलब उनकी नागरिकता थी नहीं यहाँ की, वहां पर उन पर अत्याचार हो रहे थे और वो आ गए हैं भारत में, तो उनको जो नागरिकता दी गई है दोस्तों उसके अनुसार कौन सा लागू करता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 दोस्तों करता है, और जो लागू हुआ था 10 जनवरी सन 2020 को दोस्तों इस लागू हुआ था। इस अधिनियम से उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें 31 दिसंबर 1914 नहीं, जिन्हें 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया, मतलब ऐसे लोगों को ही नागरिकता मिल सकती है। जो सन 2020 का अधिनियम है दोस्तों, ये नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का जो अधिनियम है जो 20 में पारित हुआ था, वो दोस्तों उन्हीं को नागरिकता दे सकता है जो 31 दिसंबर सन 2014 से पहले भारत में प्रवेश किए हो, ठीक है। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, तो यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में दोस्तों शामिल है। कौन कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो 6ठी अनुसूची में शामिल है दोस्तों ये। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, तो उन आदिवासी क्षेत्रों पर दोस्तों लागू नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और लागू हुआ था 2020 में। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपको पता है, तो भाग 2 में है, तो सबको पता होगा, यानी भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा डैश से ली गई है, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 था, अभी हम पढ़ के आए हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तो दोस्तों संसद से दोस्तों कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को दोस्तों ये पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को ये पारित किया गया था। 9 दिसंबर देखो, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया, तो लोकसभा में गया था दोस्तों 9 दिसंबर को, है नहीं, और 11 दिसंबर को राज्यसभा में गया, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, और 10 जनवरी को दोस्तों लागू हो गया संपूर्ण भारत में। बात समझ में आई? आगे बात करते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, मतलब मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? वाद योग्य हैं। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों अवाद योग्य हैं, हालांकि हम जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, अगले भाग में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन वाद योग्य नहीं है? तो जो हमारे नीतिक निर्देशक तत्व हैं दोस्तों वो वाद योग्य नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक, तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कैसे? नैसर्गिक है एवं अप्रतिदेय अधिकार है, जो राज्य कृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। तो राज्य कृत के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध होते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार, क्योंकि राज्य को देना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे कितना ही माने कर ले। बात समझ में आई नहीं मौलिक अधिकारों को? अब बात करें अनुच्छेद 358 के आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन। तो अनुच्छेद 358, तो 358 आपको पता होगा दोस्तों, आर्टिकल 358 किससे है? किससे दोस्तों? आपातकाल संबंधित है। और इसके अनुसार जो आर्टिकल 358 के अनुसार अगर आपातकाल घोषित हो जाता है तो आर्टिकल 19 का दोस्तों जो निलंबन है उसके उपबंध में दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन है 358 के अंतर्गत, है। 395 में आपातकाल के दौरान अगर दोस्तों 395 के अनुसार आपातकाल घोषित हुआ है तो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, तो चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, चेंजेस हो जाते हैं अगर 395 के अनुसार दोस्तों क्या लगा है? आपातकाल लगा है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों, तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, जो दोस्तों नागरिकता संशोधन 2019 में कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019। ये नागरिकता कहां से आ गया? अरे यार दोबारा पेज आ गया, यहां से देखते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? मतलब कारखानों में बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता, तो कौन सा आर्टिकल दोस्तों कहता है? तो अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24 दोस्तों बच्चों को यह अधिकार देता है, बालकों को यह अधिकार देता है कि उनको कारखानों में
काम पर नहीं लगाया जा सकता। बात समझ में आई नहीं आई? आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयों पर कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, सब किसमें आते हैं? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, आप लोग पता होगा। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 दोस्तों क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का दोस्तों क्या है? अंत के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 दोस्तों छुआछूत के बारे में बात करता है। आर्टिकल 23 अगर अनुच्छेद 23 की बात करता हूं, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध दोस्तों करता है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? कितनी बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा है? आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया, और आपको पता भी होगा आर्टिकल 32 के द्वारा हम हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अनुसार हम कहां जा सकते हैं दोस्तों? आर्टिकल 226 के अनुसार हम मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपको पता होगा नहीं? अनुच्छेद 13 की दोस्तों अगर बात करते हैं, संघ एवं राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। मतलब भैया आर्टिकल 13 में यह कहा गया है कि राज्य या केंद्र कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों को कम करे या छीने। बात समझ में आई नहीं? तो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 13। बात समझ में आई नहीं आई? तो अब देखते हैं, बात करते हैं आगे आर्टिकल 20 का 2। अनुच्छेद 20 के 2 की दोस्तों बात करता हूं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। तो भैया अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो उसको भैया एक बार ही सजा मिलेगी। ये नहीं कि उसने अपराध करा है एक बार और सजा दे दो 3 बार या 2 बार, ऐसे दोस्तों नहीं होगा। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 20 का 2। तो अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार एक अपराध करने पर एक बार दोस्तों सजा दी जाएगी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20 का 3। तो आर्टिकल अगर दोस्तों 20 के 3 की मैं बात करता हूं, आर्टिकल 20 के 3 की बात करता हूं, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब भैया ये है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा कि भाई साहब तू मेरी गवाही दे दे, तू मेरी गवाही दे दे, ये बाध्य नहीं करा जाएगा। बात समझ में आई नहीं? किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य दोस्तों नहीं करेगा। अगर बात करता हूं दोस्तों अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो किससे दोस्तों? कुछ दशाओं में दोस्तों गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। सपोज कीजिए कि हालांकि कंडीशंस ऐसी होती है, पुलिस वाले मानते तो है नहीं, ऐसा है नहीं, तो आपको पुलिस पकड़ने के लिए आई तो आप कहोगे भाई साहब वारंट दिखाइए। कौन सा आर्टिकल देता है आपको ये? जो कौन सा अनुच्छेद दोस्तों आपको आजादी देता है कि वारंट दिखाइए भाई साहब, किस आधार पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? हालांकि कुछ मामलों में पुलिस ऐसे बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है, आगे बात करेंगे हम, लेकिन आर्टिकल 22 बेटा आपको ये ताकत देता है कि आप पूछ सकते हैं भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, आपको संरक्षण देता है। बात समझ में आई नहीं? अनुच्छेद 23 की दोस्तों बात करता हूं, आर्टिकल 23 अगर बात करता हूं, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो मानव का दुर्व्यापार मतलब भैया मानव जो है बेचने की वस्तु नहीं है, मानव की क्रिया विक्री पर रोक लगाता है ये, ठीक है? पहले क्या होता था? पहले दास होते थे और उनको बेच दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा दोस्तों नहीं है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 23 के अनुसार मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, और बालक से भी दोस्तों जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। बात समझ में आई नहीं आई? आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 के प्रयोजन के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, तो बौद्ध, जैन और सिख जो आप लोग जो हमारे देश में दोस्तों अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो ये भी किस में काउंट होते हैं? ये भी हिंदुओं में ही काउंट होते हैं। कौन सा आर्टिकल दोस्तों? आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 के अनुसार, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। तो आर्टिकल 25 के अनुसार बौद्ध, जैन और सिख भी हिंदुओं में ही शामिल किए गए हैं। आर्टिकल 29 की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, आर्टिकल 29 की अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित। जो अल्पसंख्यक वर्ग है मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये है, सपोज कीजिए कि जैसे कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों के समुदाय में जैसे कि मोमडन आते हैं, है नहीं, मुसलमान आते हैं, जो मोमडन हैं उनके संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29। बौद्ध आते हैं
तो कौन संरक्षण करता है? आर्टिकल 29। सिख खाते हैं तो कौन संरक्षण करता है दोस्तों? आर्टिकल 29। तो अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों के संरक्षण संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 29 है। अनुच्छेद दोस्तों 30 की अगर मैं बात करता हूं, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। मतलब दोस्तों क्या है कि अगर कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं और वो कहीं पर, जैसे कि सपोज कीजिए कि शिक्षा के लिए स्कूल जा रहे हैं और वहां पे अदर जो कम्युनिटी के लोग हैं या दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो ज्यादा है, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब ये नहीं है यहाँ पे, ये वाला आर्टिकल अल्पसंख्यक ये नहीं कहता कि जो देश में उनकी संख्या कम है, ये उसको डिनोट नहीं करता। ये डिनोट करता है किसको? जो एक रेगुलर एरिया में, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर किसी समुदाय की आबादी कम है दोस्तों और वो दूसरे समुदाय की आबादी ज्यादा है और वो स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बच्चे से जा रहे हैं और वहां पे वो असहज महसूस करते हैं, है नहीं, सहज महसूस नहीं करते हैं, असहज महसूस करते हैं दोस्तों। वो वहां पे उनको बच्चे तंग करते हैं या कुछ और उनको परेशानी होती है, तो दोस्तों उनके लिए क्या है? आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थान स्थापित, मतलब अपने शिक्षा संस्थान खोलने की इजाजत देता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो मोमडन धर्म में होता है, मुसलमान धर्म में दोस्तों होता है, जो मुस्लिम धर्म में वो क्या खोलते हैं? मदरसे। आप लोगों ने देखा होगा, तो उनके खुद को अपने अपने मदरसे होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? आगे दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत आर्टिकल 32 क्या कहता है? तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 मैंने आपको बता दिया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो और अनुच्छेद 226 के तहत 226 के तहत आप उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करता है। तो पूछ लेगा कि कौन सा आर्टिकल जो मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की परिस्थिति में उपचार करता है दोस्तों? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आगे बात करते हैं संविधान में डैश के द्वारा संविधान के भाग 3 में या नया अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया? बात समझ में आया नहीं आया? तो संविधान के डैश के द्वारा, तो पूछ रहा है दोस्तों कि कौन से किसके द्वारा? भाग 3 में अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो किसके अनुसार दोस्तों? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था दोस्तों। उसके अनुसार 21 कै को भाग 3 में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। हालांकि सरकारी स्कूलों के लिए ये पढ़ाई वढ़ाई तो होती है नहीं सरकारी स्कूलों में, आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन व्यवस्था है तो है, ठीक है। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था। तो इस अनुक्रम में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 कब पारित किया गया था दोस्तों? ध्यान रखेंगे, तो संसद द्वारा पारित किया गया था सन 2009 में और 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हुआ था। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कौन सा अधिनियम? शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 संसद द्वारा पारित तो किया गया था सन 2009 में, लेकिन भैया लागू हुआ था सन 2010 में, और वो भी कब? 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ था। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है, मतलब राष्ट्रीय आपात घोषित हो गया है भैया, आपातकाल हो गया भैया, युद्ध या बाह्य आक्रमण, बाहर से किसी देश ने आक्रमण कर दिया के आधार पर घोषित हुआ है, तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। तो सभी मूलाधिकारों को आपके उनको स्थगित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद डैश अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद डैश को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो कौन से आर्टिकल को दोस्तों? अनुच्छेद डैश अपराधों के लिए सर दोष सिद्ध में संरक्षण, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20। तो आर्टिकल 20 दोस्तों, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 स्थगित नहीं किया जा सकता दोस्तों। आर्टिकल 21 स्थगित नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, यदि बाह्याक्रमण हुआ है या युद्ध की परिस्थिति देश में हो गई है। यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है, सशस्त्र विद्रोह के कारण दोस्तों अगर आपातकाल घोषित हुआ है, तो अनुच्छेद 20 और 21 के साथ अनुच्छेद 19 वाक एवं वाक स्वतंत्र विषयक को कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। बात समझ में आया नहीं आया? तो 20 और 21 तो रहेगा ही रहेगा, और आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र विषयक, जो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 19 के 1 में, तो वो भी क्या होती है दोस्तों? कुछ अधिकारों का संरक्षण जीवित रहता है नहीं, सभी को खत्म नहीं किया जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम, तो दोस्तों क्या है? प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए डैश महीने के लिए बंदी बना सकता है।
मतलब दोस्तों कौन सा है? प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम। तो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के दोस्तों अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने माह के लिए बंदी बना सकते हैं? तो 3 माह के लिए बंदी बना सकते हैं। भाई बिना वारंट के, बिना किसी चीज के पुलिस पकड़ के ले जाएगी और 3 महीने के लिए बंद रख लेगी। ठीक है, कह दे क्यों? ऐसी कंडीशन होती है बेटा। ये कंडीशन क्या बनती है कि अगर लगता है कि कुछ जैसे इलेक्शन आने वाले हैं कि ये बंदा कुछ पंगा करेगा पक्का, तो उसको धर दबोचेगी और 3 महीने के लिए उसको क्या कर देगी भैया, उसको बंदी बना लेगी। ठीक है, बिना बताए, बिना वारंट के। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन में जो संपत्ति का दोस्तों अधिकार था पहले, वो लोप किया गया था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1978 में। तो 44वां अमेंडमेंट हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को दोस्तों क्या किया गया था? खत्म कर दिया गया था। इसे अनुच्छेद 300 क में, और डाल कहां दिया दोस्तों? तो अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। अब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, तो विधिक अधिकार 300 क में डालकर। ठीक है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद तो आपको पता होगा। तो छुआछूत से दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 17। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता दोस्तों कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 14 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन, जो सरकारी नौकरियां वगैरह निकलती है उनमें क्या है दोस्तों? अवसर की समानता। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 16। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। जैसे कि पहले उपाधि रखती महाराज धीराज, और जैसे कि और रख लेते थे, अलग अलग उपाधि रख लेते थे कि भैया मैं ये हूं, जैसे चौधरी है नहीं, या और कोई रख लिया कि सेठ, धन्ना सेठ हो गया कोई। तो इस तरह की जो उपाधियां थी दोस्तों उनको खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ या तो कोई जो सेना के अधिकारी होते हैं उनके लिए, और जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो पीएचडी वगैरह कर लेते हैं उनके लिए डॉक्टर की उपाधि है। ठीक है, ये लगा सकते हैं। कर्नल, जर्नल, ये जो होते हैं, जो हमारे सेना के अधिकारी होते हैं, वो लोग उपाधि धारण कर सकते हैं। अपवाद भी पढ़ते हैं इनके बारे में दोस्तों, लेकिन अपवाद जहां पर जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 दोस्तों, आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस में आता है दोस्तों? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। तो किसमें अंतर्निहित है दोस्तों? प्रेस की आजादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें निहित है दोस्तों? अनुच्छेद 19 के 1 के क में। अनुच्छेद 19 के 1 के क में यह अनुच्छेद वाक, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन दोस्तों करता है। अनुच्छेद 1 का क। ठीक है, अनुच्छेद 1 का ब क्या कहता है? अनुच्छेद 1 का बेटा ए और बी भी लिख सकता है वो, कभी कै ढूंढते रहो वहां पे। अनुच्छेद 19 का 1 का ए, अनुच्छेद 19 का 1 का बी, ऐसे कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 का बी क्या कह रहा है? शांतिपूर्वक एवं निरायुध युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब शांतिपूर्वक आप बैठ के युद्ध की स्थिति में नहीं होनी चाहिए आप, यानी कि आप फरसे वर्से लेके डंडे वंडे लग के बैठो लट्ठा, ठीक है, उससे नहीं होगा युद्ध, उससे नहीं होगा सम्मेलन। तो आप सम्मेलन कर सकते हो दोस्तों। कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 19 का 1 का बी कहता है। अनुच्छेद 1 का सी, यस है, अनुच्छेद 19 का 1 का सी, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप दोस्तों संघ बना सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं इसको समझाता हूं अलग तरीके से, लास्ट में समझाऊंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा आसानी से, है नहीं। तो अनुच्छेद 19 का 1 का द, अनुच्छेद 19 का 1 का द, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवाद संचरण की स्वतंत्रता। मतलब कहीं भी आप जा सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, पूरा भारत आपका है। ठीक है, पहले हालांकि धारा 370 जो थी कश्मीर में ये लागू नहीं था, लेकिन वहां पे भी अब लागू है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 का न, अनुच्छेद 19 का 1 का न, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। तो आप भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 का प, अनुच्छेद 19 का 1 का प, कोई पैसा अपनाना या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करना। तो दोस्तों क्या है? कोई भी आप पैसा अपना सकते हैं, उपजीविका अपना सकते हैं। तो दोस्तों याद कैसे रखेंगे? जैसे सबसे पहले आपने क्या किया? पहले आपने वाक एवं अभिव्यक्ति की भाषण दिया। ठीक है, सब लोगों ने सुना आपका भाषण, फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, आपने क्या किया? एक सभा करी, देखो शांति दे रहा। पहले क्या वाक अभिभाषण हो गया, फिर क्या शांतिपूर्ण सम्मेलन, तो सब लोग इकट्ठे हो गए, सम्मेलन बन गया। सम्मेलन बन के बाद आप घूमने चले गए। कहां चले गए? संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई, और भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवर्जन घूमने चले गए। भाई आप जब घूमने गए
तो वहां पे आपने घूम के क्या करा भैया, वहां आपको पसंद आई कोई जगह और वहीं आप बस गए। क्या हो गए, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, आप बस गए। और बसने के बाद दोस्तों आपने क्या किया, और वहीं पे आप अपना कामकाज कारोबार करके खोल के बैठ गए। तो लास्ट में क्या आता है, कामकाज या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। बात समझ में आई नहीं आई, तो अच्छे ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अधिकार है, वो कह रहा कौन सा अधिकार है जो 19 के 1 के डी के साथ अगर हम मिलाएं, मिलाकर पढ़े 19 अनुच्छेद 21 में, मतलब क्या कह रहा है वो कि कौन सा अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 का 1 के डी के साथ अगर आर्टिकल 21 को मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है दोस्तों, तो क्या है, एकांतता का अधिकार। तो ये क्या है दोस्तों, एकांतता का अधिकार या निजता का अधिकार भी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अगर आप अपना पर्टिकुलर चीज किसी के साथ शेयर करने की चीज नहीं चाहते, तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं पूछ सकता, कोई भी नहीं पूछ सकता। सपोज कीजिए कि आपने लॉक लगा रखा है अपने फोन में और आप अपना लॉक नहीं बताना चाह रहे हैं और घर के जबरदस्ती कर रहे हैं या कोई आपका दोस्त जबरदस्ती कर रहा है, तो वो भी नहीं कर सकता। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19 का 1 के डी के साथ 21 को पढ़ने पर। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है दोस्तों ये, ठीक है, बात समझ में आई नहीं। आगे बात करते हैं आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता व संरक्षण, निजता का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में आ गया, नहीं आ गया, वो निजता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या है दोस्तों, धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं केस रखने, यानी ये केस यहाँ पे रह गया, कृपाण धारण करने और केस रखने का अधिकार है दोस्तों। और राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार दोस्तों है। तो राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, और आर्टिकल कौन से में आता है, आर्टिकल 25 में दोस्तों ये आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 14 को 16 के साथ, आर्टिकल 14 को 16 के साथ, ठीक है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों दिया जाता है? आर्टिकल 20 के 2 के अनुसार हम पढ़ के आए हैं इसको थ्योरी में, यानी अगर बात करते हैं आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दोस्तों है। कह रहा बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो 1976 में दोस्तों पारित किया गया था। आप लोग पहले पता होगा, पहले क्या होता था, जो ये अमीर लोग होते थे, जमींदार लोग जो होते थे दोस्तों, क्या कहते थे कि कर्जा दे दिया, है नहीं, ब्याज पे कर्जा दे दिया, और वो उसको बंधुआ मजदूर बना लेते थे। जैसे किसी का पिता है, वो बेचारे उसने कर्जा लिया, किसी प्रॉब्लम में कर्जा लिया होगा और कर्जा वो दे नहीं पाया, तो पूरी जिंदगी उसकी वहीं पे निकल जाती थी। और उसके बाद अगर उसकी औलाद होती थी तो वो भी जब तक उसका कर्जा नहीं उतरता था तो उसको वहीं पर ही बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों अब ये नहीं है, क्यों? आर्टिकल 1976 में दोस्तों बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने दोस्तों पारित किया है कि अब बंधुआ मजदूरी नहीं करी जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? सूचना का अधिकार, अगर दोस्तों बात करते हैं सूचना का अधिकार, एक विधिक अधिकारी तथा एक मूल अधिकारी है, ठीक है। तो सूचना का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है दोस्तों, कैसा अधिकार है? एक कानून अधिकार और एक मूल अधिकार भी है सूचना का अधिकार, जो आरटीआई आप लोगों ने लगाई भी होगी, कभी जरूरत पड़ी होगी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया दोस्तों? सन 2005 में आया था, ये तो आपको पता होगा। तो आर्टिकल 19 का 1 का क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्त करता है। ये संविधान में समानता का अधिकार डैश से डैश द्वारा स्वीकृत है। तो संविधान में समानता का अधिकार दोस्तों कहां से कहां तक है? तो समानता का अधिकार है दोस्तों 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है समानता का अधिकार। आगे बात करते हैं राज्य के डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 51 राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख करता है। तो आपसे पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व डीपीएसपी में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है दोस्तों? आर्टिकल 51 में। तो अनुच्छेद 51 में दोस्तों ये किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय हैं, तो इनको चेंज कर सकते हैं। तो डीपीएसपी दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो परिवर्तनीय हैं, उनमें बदलाव किया जा सकता है। किसने कहा था कि राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है
मतलब चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो किसने कहा था दोस्तों? तो केटी साहा ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? केटी साहा। कितने एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में, कौन से में दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से डैश अनुच्छेद तक राज्य के नीतिक नीति सिद्धांतों का वर्णन करता है। तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक दोस्तों डीपीएसपी है? तो आर्टिकल 36 से, क्योंकि 12 से 35 तक थे क्या मौलिक अधिकार, भाग 3 में थे, अब भाग 4 आ गया है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, नीतिक निर्देशक तत्व, और कब से कहां तक है? 36 से 51 तक। तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी का दोस्तों प्रावधान किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान से सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग है। तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि महिलाएं अगर कहीं पर काम कर रही है, कहीं प्राइवेट जॉब कर रही है, और पुरुष काम कर रहा है वहीं पर ही, तो पुरुष को ज्यादा सैलरी मिलती है जबकि महिलाओं को कम मिलती है। क्यों मिलती है ऐसा? क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है कि बराबर सैलरी मिलेगी, डीपीएसपी है। बात समझ में आई नहीं आई? तो क्या है? राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, और सरकार जो दे सकती है मौलिक अधिकारों को ही दे सकती है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? तो उसका कर्तव्य सरकार का मौलिक अधिकारों को प्रदान करना। और जो डीपीएसपी में चीजें दी गई हैं बहुत अच्छी चीजें हैं। डीपीएसपी में सरकार अपनी इच्छा के अनुसार दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती है। हालांकि जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह लगती है, अगर आप दरोगा बनते हैं तो आपको भी इतनी सैलरी मिलेगी, अगर कोई लड़की दरोगा बनती है तो उसको भी उतनी सैलरी मिलेगी। बात समझ में आई नहीं? आगे बात करते हैं आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 दोस्तों क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों गठन की बात करता है, और ग्राम पंचायतों गठन का प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा था? गांधी जी ने, है ना, महात्मा गांधी ने। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशाओं में दोस्तों काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का अधिकार। एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, कुछ लाइट प्रॉब्लम है। हाँ जी दोस्तों, कहां थे हम? तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और आर्टिकल 44 क्या कहता है? नागरिकों को समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता दोस्तों कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 44 देता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो कृषि एवं पशुपालन का गठन दोस्तों कौन सा करता है? कृषि एवं पशुपालन गठन अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 करता है। आगे क्या है दोस्तों? वो कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो कौन से अनुच्छेद को लागू करने के लिए दोस्तों मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था? तो अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए दोस्तों मनरेगा कार्यक्रम दोस्तों लाया गया था। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? तो कौन सा राज्य का डीपीएसपी जो है नीतिक निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था दोस्तों? मुफ्त कानूनी सलाह। तो मुफ्त कानूनी सलाह को जो डीपीएसपी में दोस्तों जोड़ा गया था बाद में, है ना। और कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 39 क में जोड़ा गया था। तो मुफ्त कानूनी सलाह दोस्तों किसमें आती है? आर्टिकल 39 के क में आती है, जो मुफ्त कानूनी सलाह है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको दोस्तों जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दोस्तों बोलते हैं। कौन से भाग में आता है? तो भाग 4 के क में आता है। आर्टिकल में 51 क में आता है। तो अनुच्छेद 51 क में आता है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनको दोस्तों कब जोड़ा गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था 1976 में, उसमें इसको जोड़ा गया था। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्य दोस्तों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। कितनी है? 11। मूल कर्तव्यों को किसकी संस्तुति पर संविधान में जोड़ा गया था? तो किसकी संस्तुति पर दोस्तों संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों बनी थी। उस सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों पूरा नाम, और उन्हीं की संस्तुति पर इसको संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की दोस्तों बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 53 के 1 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो कार्यपालिका शक्ति संघ, जो संसद वगैरह जो आती है कार्यपालिका में आती है, और जो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह हाई कोर्ट वगैरह आती है न्यायपालिका में आते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? 53 का फर्स्ट दोस्तों ये बात कहता है। और कह रहा भारतीय संघ का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संघ का जो प्रमुख होगा दोस्तों कौन होगा? जो कार्यपालिका प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। क्योंकि दोस्तों काम सारे प्रधानमंत्री करता है, आप लोगों को पता होगा।
लेकिन नाम पे किस पे होती है? नाम से राष्ट्रपति के ही दोस्तों, कोई भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे दोस्तों? जैसे कि सपोज कीजिए कि आप लोगों ने ना जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन भी दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं आप लोग। जनता के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं हम, जो मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का निर्वाचन करते हैं दोस्तों, वो अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। कैसे? जैसे कि हम चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से अपने विधायकों को या एमएलएस को, ठीक है? बात समझ में आई या सांसदों को? तो विधायकों या सांसदों को हम चुनते हैं, तो हम चुनते हैं इनको प्रत्यक्ष रूप से। जिसको हम डायरेक्ट वोट करते हैं वो होती है प्रत्यक्ष मत, और वो जो विधायक होते हैं वो चुनते हैं जाके किसको? मुख्यमंत्री को। या जो सांसद होते हैं वो कहां चुनते हैं दोस्तों? वो चुनते हैं प्रधानमंत्री को। तो वो उनके परिप्रेक्ष्य में, सांसद के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री को जो वोट दिया गया है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री को हमारा वोट अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। बात समझ में आई नहीं? समझ गए होगे? आगाज करते हैं अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का जो दोस्तों निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के अनुसार दोस्तों किया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यताएं, तो दोस्तों अगर योग्यताएं आपसे पूछ रहे कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो भाई साहब क्या होना चाहिए? आपकी पहली बात तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और दोस्तों भारत का नागरिक हो, ठीक है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मतलब भैया लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता दोस्तों रखता हो राष्ट्रपति, ठीक है? अनुच्छेद 72 क्या कहता है? आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की दोस्तों अगर बात करूंगा तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? ये आर्टिकल दोस्तों पूछे गए हैं, वेरी वेरी टॉप मोस्ट आर्टिकल है, ये ध्यान रख लेंगे सब चीजें, एक भी छोड़ना नहीं है। तो अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि धन विधेयक किस में आता है दोस्तों, तो धन विधेयक आता है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है धन विधेयक। और अनुच्छेद 112 क्या आता है दोस्तों? बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। तो बजट, हालांकि बजट शब्द का प्रयोग दोस्तों संविधान में नहीं हुआ है, उसकी जगह बजट की जगह क्या हुआ है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का दोस्तों संविधान में हुआ है। बात समझ में आई नहीं आई? आगे बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो करता है दोस्तों आर्टिकल 108 करता है। और आपको पता होगा कि संयुक्त अधिवेशन कब होता है? सपोज कीजिए कोई कानून लाया गया संसद के अंदर लाया गया, तो दोस्तों लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा ने उसको पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया। तो जब दोनों किसी संशोधन पर अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो दोस्तों उसमें क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है संयुक्त अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा का, ठीक है? संसद का संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक के संबंध में, एक कंडीशन हो रहा है दोस्तों, सिर्फ जो संसद का जो ये संयुक्त अधिवेशन होगा सिर्फ साधारण विधेयक के संबंध में आएगा, ठीक है? संबंध में बुलाया जा सकता है। धन विधेयक या संविधान संशोधन के संबंध में नहीं बुलाया जा सकता भाई साहब। कि अगर कोई धन विधेयक है और बाय द वे राज्य लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा पास नहीं कर रही है, तो भाई दोबारा कहा जाएगा और कहा जाएगा, और अगर नहीं करते फिर भी पास तो दूसरी वेर में अपना ऑटोमेटिक को पास मान लिया जाएगा। ऐसे ही अगर संविधान संशोधन दोस्तों करना है तो उसके लिए भी क्या होगा दोस्तों? उसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं करी जाएगी। संविधान संशोधन को लोकसभा में अलग विशेष बहुमत 2/3 मत से 50% से ज्यादा और 2/3 मतों से पास होना चाहिए। राज्यसभा में भी और आधे से ज्यादा राज्य द्वारा भी दोस्तों पास होना चाहिए, तभी संविधान संशोधन संभव है, नहीं तो संविधान संशोधन संभव नहीं है। आर्टिकल 118 का 4, अगर दोस्तों आर्टिकल 118 का 4 की मैं बात करता हूं, अनुच्छेद 118 के 4 की बात करता हूं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों करता है आर्टिकल 118 के 4 के अनुसार। तो पूछ लेगा आपसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करता है दोस्तों? तो आर्टिकल 118 के 4, आर्टिकल 118 के 4 के अनुसार जो है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों करता है। आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 दोस्तों क्या कहता है? विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब विशेष कुछ परिस्थितियां हैं, सपोज कीजिए कि संसद नहीं बैठ रही है, ठीक है, सत्र नहीं चल रहा है और कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़े, तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद, जब सत्र दोस्तों शुरू हो जाएगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर अनुमति
होनी चाहिए कि अध्यादेश रहेगा या नहीं रहेगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो कितने सप्ताह के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर अनुमति मिल जानी चाहिए, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। संघ वित्त आयोग, तो संघ वित्त आयोग तथा तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या दोस्तों कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों इस बात को भी कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति जो निर्विरोध दोस्तों चुने गए थे, कौन थे? एन संजीव रेड्डी। तो एन संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने थे, मतलब निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों, सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से। बात समझ में आई नहीं? हालांकि इनके लिए भी अलग चीजें हैं, जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो पूरी इनके बारे में डिस्कस होता है कि क्या हुआ था, क्या केस पड़ा था, ठीक है, ये सब चीजें। आगे बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? आपको पता होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1950 से 1962 तक दोस्तों राष्ट्रपति रहे थे। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है या कौन थी, तो दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। द्रौपदी मुर्मू भारत की ऐसी प्रथम राष्ट्रपति हैं जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, वह देश की दूसरी महिला। तो देश की दूसरी महिला, पहली तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होगी और दूसरी कौन होगी? द्रौपदी मुर्मू जी होगी। और ये दूसरी महिला है और दोस्तों अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आने वाली महिला है। और कौन से नंबर की राष्ट्रपति दोस्तों? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछ ले तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था दोस्तों किसने? तो जो पहला, अब तो राष्ट्रपति भवन दूसरा बना, नहीं, वो तो संसद बनी, सॉरी मैं गलत बोल गया, वो संसद बनी ना दूसरी। तो राष्ट्रपति भवन को दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? ब्रिटिश वास्तुकार था एडविन लुटियंस। तो लुटियंस हाउस पहले इसको कहा जाता था। तो एडविन लुटियंस ने दोस्तों इसको डिजाइन किया गया था, किसको? राष्ट्रपति भवन को। 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा गया। तो 1950 तक, 1950 तक क्या कहा गया था दोस्तों? इसको वायसराय हाउस कहा गया। अब उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति को जो निर्वाचित करते हैं, जिसको जो राष्ट्रपति निर्वाचन करते हैं, उसके सदस्य कौन कौन से? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, मतलब राज्यसभा के सदस्य भी और दोस्तों लोकसभा के सदस्य भी, और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो जितने भी राज्य हैं सबके विधानसभाओं के सदस्य भी होने चाहिए। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के भी जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोस्तों भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। बात समझ में आई नहीं? भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा, तो भारतीय संविधान में दोस्तों कौन सा हुआ था? 17वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था। तो दिल्ली और पांडिचेरी, और बाकी बेटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया था दोस्तों इनको? आर्टिकल नहीं, कौन से संशोधन के तहत दिया गया था? तो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। किसको? दिल्ली और पांडिचेरी को, है नी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो ये तो आपको पता होगा, टॉप मोस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, है नी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों ये। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में दोस्तों निहित होती है। कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख दोस्तों होता है। कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो कौन से राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी। और अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला जी हैं, आपको मैंने बताया है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, विपक्ष के अंदर राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। शायद 101 समथिंग जो सांसद है उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते दोस्तों, उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता हो। तो अगर आपको उपराष्ट्रपति दोस्तों बनना है तो आपके अंदर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 89 का 1, 89 का 1, तो अनुच्छेद 89 के 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
तो 89(1) के क्या के अनुसार, 1 के अनुसार, क्या के नहीं, अनुच्छेद 89 के 1 के अनुसार, है नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप लोगों को पता ही है। और उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता है, ना ही उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन वगैरह दिया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठा पदाधिकारी होता है, तो द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन दोस्तों कर सकता है। और एक बात और दोस्तों, जब तक एक राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करेगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो दोस्तों इसको जो वेतन और भत्ते मिलेंगे वो राष्ट्रपति के अनुसार ही मिलेंगे। और जो पावर वास्तव में राष्ट्रपति की होती है, उस टाइम पे सारी पावर्स उपराष्ट्रपति की होंगी, ये बात भी ध्यान रखना है। नहीं, राष्ट्रपति की पदत्याग, अपद स्थिरीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो कैसा दोस्तों, अगर राष्ट्रपति ने पदत्याग कर दिया हो, अपद स्थिरीकरण, कहीं चला गया हो, या तबीयत खराब हो, बीमार हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या मृत्यु हो गई हो, तो राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों काम कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति दोस्तों काम करता है। तो उपराष्ट्रपति तो दोस्तों रहा, कल चलेगा मंत्रिपरिषद। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसा आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, जरा मुझको रिव्यू जरूर देंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।